हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा था, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर आप लोगों ने बेसिक्स नहीं पढ़ा है अभी तो थोड़ा लॉज पढ़ने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग पहले 1, 2 और 3 लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आप लोगों को लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ईजिली समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं ऊष्मगतिकी का शून्यवा नियम। इफ़ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड system, then they are also in thermal equilibrium with each other। यहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि जब भी कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्यता थर्मल इक्विलिब्रियम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। तो तापीय साम्यता में होते हैं तो दोनों निकाय आपस में तापीय साम्यता में होंगे। मतलब अगर कोई हमारे पास सिस्टम नंबर 1 है जो कि सिस्टम नंबर 3 के साथ एक थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब हर पॉइंट पे इनका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, और साथ ही सेकंड जो सिस्टम है हमारा वो भी 3 के साथ एक थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसा होता है कि रिज़ल्ट ऐसा आएगा कि हमारा सिस्टम नंबर 1 भी सेकंड सिस्टम के साथ एक थर्मल इक्विलिब्रियम बनाते हुए नज़र आएगा। तो ये होता है हमारा ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब भी हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हम यूजुअली 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट यहाँ पे ज़ीरोथ लॉ से शुरू हुआ है सिस्टम हमारा। ऐसा इसलिए है क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो भी इन्वेंशन था, जो भी डिस्कवरी थी, वो पहले हो चुकी थी, 80s में हो चुकी थी। 1800 जो भी AD होती है हमारी, उसमें हो चुकी थी। तो उसके बाद ये ज़ीरोथ लॉ का इन्वेंशन हुआ है। तो ये एक्चुअली बेसिक लॉ है, ये पहले आना चाहिए था, इसीलिए इसका नाम ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रख दिया गया, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ का इन्वेंशन हो चुका था उससे पहले, बट ये उससे भी ज़्यादा बेसिक लॉ था और ये उससे पहले आना चाहिए था, इसलिए उसका नाम 1 से पहले जो हमारा नंबर आता है वो 0 आता है, तो इसलिए इसका नाम ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रख दिया गया था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका बेसिक डायग्राम होता है। जब भी आप लोगों को अपने एग्ज़ाम में इसका डायग्राम बनाना हो तो आप लोग ये बेसिक जो डायग्राम दिख रहा है ये आप लोग बना सकते हैं। इसमें ये दिखा रहा है कि A जो है वो C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और B भी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों आपस में भी एक थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। ये होता है हमारा ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए जो कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में अक्सर यूज़ करते हैं, जैसे कि वर्क क्या होता है। वर्क हम लोगों ने फिज़िक्स में पढ़ा होगा अपने 9th 10th के लेक्चर में। जब भी हम लोग पढ़ते थे तो वर्क एक टर्म आता था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी प्रकार का जो फोर्स होता है, वो किसी भी सिस्टम पे जो भी फोर्स लग रहा होता है और सिस्टम में किसी प्रकार का कुछ मूवमेंट होता है, कोई डिस्प्लेसमेंट आता है, तो सिस्टम पे जो फोर्स लगा और साथ ही जो सिस्टम में मूवमेंट किया, किसी डायरेक्शन में मूव किया, वो x, इन दोनों का जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा, वो कहलाता है हमारा वर्क। ठीक है, एक मैथमेटिकल टर्म्स में इसका ये डेफिनेशन होती है कि ये एक प्रकार का प्रोडक्ट है फोर्स और उसके डिस्प्लेसमेंट का। हिंदी में देखते हैं, निकाय पर लग रहे बल तथा उसके विस्थापन का गुणफलन होता है हमारा वर्क। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाता है हमारा एक मैथमेटिकल फॉर्म में W = F × x, जहाँ पे F हमारा फोर्स है जो कि हमारे सिस्टम पे लग रहा है और x हमारा डिस्प्लेसमेंट है जो कि सिस्टम हमारा मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे फोर्स की वजह से। ये होता है हमारा वर्क। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनर्जी। एनर्जी भी हम लोगों ने पढ़ा है। एनर्जी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जब भी कार्य करने की जो क्षमता होती है, मतलब एबिलिटी टू डू द वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। जो भी हमने कार्य किया है तो जिस क्षमता की ज़रूरत है वो हमारा वर्क कहलाता है, एनर्जी कहलाती है। वर्क करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं हम लोग। इस प्रकार से ये हो जाएगी हमारी डेफिनेशन। अगर हम लोग एनर्जी की बात करते हैं तो किसी भी निकाय का वह गुण है जिसमें
जिससे निकाय कार्य करने में सक्षम होता है। सक्षम लिखा हुआ है ये, तो कार्य करने में जो सक्षम होने का जो गुण होता है उसे हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। एक होती है हमारी संचित ऊर्जा, मतलब कि स्टोर्ड एनर्जी, जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड होती है जो एनर्जी, उसे हम लोग संचित ऊर्जा कहते हैं। और एक होता है हमारा ट्रांजिशन एनर्जी, जिसे हम लोग संक्रमण ऊर्जा कहते हैं। संक्रमण ऊर्जा समझते हैं हम लोग। मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम में कोई भी एनर्जी जो कि फ्री टू मूव है, मतलब यहाँ से जा भी सकती है, यहाँ से बाहर आ भी सकती है, ये एनर्जी इन ट्रांजिशन कहते हैं, क्योंकि ये बाउंड्री से मूव कर सकती है। इसे हम लोग एनर्जी इन ट्रांजिशन कहते हैं। एनर्जी इन ट्रांजिशन में आपका हीट आ जाता है या वर्क आ जाता है, ठीक है। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है, ये लेटर ऑन हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा ट्रांजिशन एनर्जी हो जाती है, मतलब ये एक प्रकार की मूव करने वाली ऊर्जा है, एक जगह से दूसरे स्थान पे मूव करती है, मॉलिक्यूलर लेवल पे या जैसे भी लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है। ये एक संचित ऊर्जा होती है। संचित ऊर्जा का मतलब यहाँ पे ये होता है, जैसे कि इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ा है। एक mgh की वैल्यू होती है, जब भी कोई एक अपने स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो उसकी एक हाइट ली जाती है, और ये हो जाता है हमारा mgh के बराबर हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में अपने लोअर क्लासेस में। काइनेटिक एनर्जी पता ही हमें, जब किसी चीज़ कोई मास होता है उसमें एक प्रकार की वेलोसिटी दी जाती है, तो उसके बाद जो उसमें एनर्जी उत्पन्न होती है वो होती है 12 mv², और इसे हम लोग कहते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। और ये होती है हमारी स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद होता है हमारे ये इंटरनल एनर्जी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आंतरिक ऊर्जा जिसे हम लोग कहते हैं। ये इंटरनल एनर्जी हमारे पूरे थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी बार ये वर्ड आप लोग इसको यूज़ करता हुआ देखेंगे, इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा। ये क्या होता है हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी स्टार्ट करते हैं विद द इंटरनल एनर्जी। The energy stored in a body due to its molecular structure and movement of the molecules, यहाँ ऑफ नहीं and होगा, and movement of the molecules, ये हम लोगों का होता है इंटरनल एनर्जी। निकाय की आवरण संरचना एवं अणुओं की गति के फलस्वरूप निकाय में निहित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। अब देखते हैं, इसको समझते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई भी सिस्टम है, सिस्टम में ये आपका एक मैटर है, इसमें कुछ भरा हुआ फ्लूइड है या कोई भी मैटर है या कुछ भी है, ठीक है। इसका कुछ एटम्स होगा, एटम्स का अपना एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कुछ एटम्स जो होंगे वो अपने स्थान से मूव कर रहे होंगे, कुछ इनका अपना खुद का जो भी संरचना है मॉलिक्यूलर लेवल पे, या फिर रोटेशनल मोशन है, या फिर किसी प्रकार का जो भी आप लोगों की संरचना से जो आप लोगों ने पढ़ा है लोअर लेवल पे, जो एक ऑर्बिट्स बनाते हैं एटम्स हमारे, तो इनकी मॉलिक्यूलर संरचना की वजह से या फिर इनके आपस के मूवमेंट की वजह से इनमें एक एनर्जी स्टोर्ड रहती है। किसी भी चीज़ में एक अपनी एनर्जी स्टोर्ड रहती है, उसी स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं, उसकी आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। निकाय की आवरण संरचना एवं अणुओं की गति के फलस्वरूप ये हमारा एक इंटरनल एनर्जी फॉर्म होता है। अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू CV। CV यहाँ पे स्पेसिफिक हीट होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब विशिष्ट ऊष्मा, किसी स्थिर आयतन पे जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसको CV कहते हैं। तो mCV इंटू DT, DT यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है, यहाँ पे जो DT है वो टेम्परेचर के चेंज को बता रहा है। तो टेम्परेचर में जितना चेंज होता है डेल्टा T, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। अगर यहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग डिटेल में इसके बारे में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे या फिर हम लोग इसको जब न्यूमेरिकल से समझेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अभी बस आपको इतना समझना है कि एक आंतरिक ऊर्जा होती है किसी भी मैटर की,
उसे हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं, और ये उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से और साथ ही उसके मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की वजह से उसमें स्टोर्ड होती हैं। ठीक है, तो हर चीज़ की एक आंतरिक ऊर्जा अपने में स्टोर्ड रहती है। उसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, जैसे किसी भी चीज़ का एक फॉर्मूला होता है, तो मैथमेटिकली देखा जाए तो उसका जो भी मास होगा या फिर उसमें जो भी विशिष्ट ऊष्मा होगी किसी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और साथ ही उसमें अगर कोई टेम्परेचर डिफरेंस आया होगा तो वो ही हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी होगी हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। ये होता है हमारा कंप्लीट इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। आगे डिटेल में ये और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम लोग 0th लॉ पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं ऊष्मगतिकी का प्रथम नियम। इन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल, साइकिल क्या होती है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। जब भी कोई प्रोसेस जो होता है वो मान लीजिए 1 से 2 गया, ठीक है, 1 से 2 गया और वापस से 2 से 1 पे आ गया, मतलब इसने एक साइकिल को कंप्लीट किया। जो इसका इनिशियल स्टेट था वापस से ये वहीं पे वापस आ गया काफ़ी प्रोसेस करने के बाद, तो उसे हम लोग एक साइकिल कहते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। When a system undergoes a cyclic process, the net heat applied to the system from surrounding, system से सराउंडिंग में जो भी हमारी नेट हीट अप्लाई की गई है इज इक्वल टू नेट वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग का कंसेप्ट भी हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। तो अगर आप लोगों को ये टर्म्स यहाँ समझ नहीं आ रहे हैं तो आप लोग लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए। यहाँ पे जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि नेट हीट जो भी हमारी अप्लाई की गई है, चाहे सिस्टम से सराउंडिंग पे या सराउंडिंग से सिस्टम पे, ठीक है, 2 चीज़ें होती है। ये अगर हमारा इसके अंदर सिस्टम है तो इसके बाहर की जो भी चीज़ें होंगी वो सराउंडिंग कहलाती हैं। ठीक है, तो या तो अगर सिस्टम से सराउंडिंग में हीट गई है Q, ठीक है, तो उसके बाद जो सराउंडिंग ने सिस्टम पे कार्य किया है वो दोनों बराबर होगा। ठीक है, ये तभी बराबर होगा जब ये एक प्रकार का साइक्लिक प्रोसेस होगा। ठीक है, हिंदी में समझते हैं इसको। निकाय के पूर्ण चक्रीय परिवर्तन के दौरान निकाय द्वारा परिवेश को दिए गए कार्य का बीज गणितीय योग निकाय द्वारा परिवेश से ली गई ऊष्मा के बराबर होता है, ऊष्मा के बराबर होता है, ऊष्मा के बराबर होता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक कट गया है वो पेज, बट ये समझ में आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग एक क्लोज्ड सिस्टम की बात करते हैं तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, मतलब अगर हम लोग फर्स्ट लॉ को दूसरे वर्ड्स में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor can be destroyed, it can only transform from one form to another form. The total energy associated with the energy conversion remains constant. जैसे कि लास्ट में हमने पढ़ा था, यहाँ पे एक सिस्टम है हमारा, सिस्टम में हम लोगों ने वर्क दिया है यहाँ पे W, और यहाँ से Q बाहर आया है, मतलब कोई भी चीज़ हमने यहाँ पे ना बनाई है और ना ही ख़त्म की है, ना कुछ क्रिएट किया है, ना ही कुछ डिस्ट्रॉय किया। हमने W दिया था सिस्टम को और हमें वापस से मिला है वो Q मिला है, और दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो मतलब अगर हम लोग किसी भी सिस्टम में कोई एक एनर्जी देते हैं W और जो हमें वहाँ से मिलता है वो Q है, और जब दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ना ही हमने किसी प्रकार का एनर्जी क्रिएट किया है और ना ही हमने किसी प्रकार की कोई एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया है, बस हमने W को Q में परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द एनर्जी कन्वर्जन, मतलब ये जो एनर्जी है ये कन्वर्ट हुई है और इसके साथ जो टोटल एनर्जी एसोसिएटेड है वो कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट मतलब ना ही हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा निकाला है इसमें से। W को हमने Q में कन्वर्ट कर दिया है सिंपली, तो ये हो जाएगी हमारी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ एक रूप से W से Q में परिवर्तित या रूपांतरित हो सकती है।
ठीक है। इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम। ये हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कह सकते हैं, ये एक प्रकार का प्रकृति का नियम होता है, ठीक है। ये मैथमेटिकली देखा जाए तो हम लोग देखते हैं इसको डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्यू हमारे डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है, मतलब चेंज इन डब्ल्यू के बराबर होता है। मतलब अगर किसी प्रकार का कोई सिस्टम पे हमने डब्ल्यू दिया है, डेल्टा डब्ल्यू या डब्ल्यू, ठीक है, वो हमारे डेल्टा क्यू के बराबर होगा। यहाँ पे ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये डिनोट करता है पूर्ण चक्रीय प्रक्रम को, मतलब कोई भी एक कंप्लीट साइकिल प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, उसको ये डिनोट करता है। ये टर्म आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लीजिए कि ये एक कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस को डिनोट करता है। यहाँ पे लिखा है हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, मतलब जो W है और Q है या फिर Q है या W है, मतलब दोनों आपस में म्यूचुअली कन्वर्टेबल है। ऊर्जा एवं यांत्रिक कार्य परस्पर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ये एक दूसरे में म्यूचुअली कन्वर्टेबल होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीटली समझने के लिए हम लोग इसको एक डायग्राम से समझते हैं, फिर आप लोगों को ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा। जब हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे तो एक बार प्लीज़ आप लोग फिर से आके इस पूरे जो भी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, तो आप लोगों का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। देखते हैं हम लोग ये डायग्राम से। इस डायग्राम का नाम है जूल का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जूल का जो भी परीक्षण हुआ था उससे हम लोगों का जो रिज़ल्ट आया था, जो कंक्लूजन आया था, उसे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा एक सिस्टम है, सिस्टम एक हमारा क्लोज्ड बाउंड्री पे है। ये जो इसकी बाउंड्री है, परिसीमा जिसे हम लोग कहते हैं, वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी हुई है, मतलब एक कुचालक पदार्थ है जो ना हीट को आने देगा अंदर, ना अंदर की उत्पन्न हुई ऊर्जा को बाहर जाने देगा, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस नहीं होने देगा क्योंकि ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है और इसके अंदर कोई एक सिस्टम का फ्लूइड है जिसे हम लोग निकाय का द्रव्य कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक थर्मोमीटर लगा हुआ है। थर्मोमीटर के साथ यहाँ पे एक सिस्टम लगा हुआ है जो रोटेट कर रहा है। ये एक प्रकार का एक पैडल सिस्टम है, पैडल सिस्टम है, जैसे आप लोगों के साइकिल में पैडल होती है लगी हुई, ठीक है। ये एक पैडल का सिस्टम है जो कि मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है इस प्रकार से, ठीक है। और ये जब रोटेट करेगा तो ये जो एक पुली के द्वारा एक सिस्टम लगा हुआ है, ये ऊपर और नीचे मूव कर सकता है, ठीक है। तो जब ये पुली आपकी मूव करेगी, जब ये पुली आपकी मूव करेगी, जब ये पैडल आपका मूव करेगा सर्कुलर मोशन में, तो ये अप डाउन मोशन करेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट सिस्टम। अब ये जूल का एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने एक सिस्टम लगाया, उसमें एक फ्लूइड रखा, फ्लूइड के साथ एक पैडल का सिस्टम कनेक्ट किया। पैडल की वजह से ये जो हमारा जो भी मूवमेंट है, यहाँ पे एक पुली और पुली के साथ एक वेट लगा हुआ है जो कि एक अप डाउन मोशन कर सकता है, और इस अप डाउन मोशन को मेजर करने के लिए हमने एक थर्मोमीटर लगाया कि कितना तापमान में वृद्धि हो रही है उसके बाद करने से, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें हम लोग करते हैं इस प्रकार का एक अरेंजमेंट करने के बाद हम लोग इसको पैडल को मूव करते हैं रोटेशन मोशन में। रोटेशन मोशन में मूव करने से वर्क जनरेट होता है और ये अप डाउन मोशन करता है। पुली में जो भी वेट लगा हुआ है, पुली का वेट ऊपर की तरफ जाता है। ये पूरा जो सिस्टम है, इससे जब काफ़ी देर तक ये कार्य किया जाता है तो हमारे द्रव्य के तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है, मतलब सिस्टम का जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जो भी वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज़ की होती है वो हम लोग थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। तो थर्मोमीटर से हमने मेजर किया, जो भी हमारा डेल्टा टी आया उसे हमने मेजर किया। कितना कार्य हमने किया ये हम लोग रोटेशन से कितना रोटेट हुआ है इससे हम लोग नाप सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, क्योंकि हमारे सिस्टम की टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है, तो एक साइक्लिक प्रोसेस बनाने के लिए हम लोग जो इसमें टेम्परेचर में वृद्धि आई है
उसको हम लोग न्यूट्रलाइज करके इसके डेल्टा टी को ज़ीरो कर देते हैं, वापस से उसी टेम्परेचर पे ला देते हैं इसको। कैसे लाएंगे? हम लोगों ने क्या किया, जो सिस्टम था अभी तक हमारा एक इंसुलेटेड सिस्टम था, इसको हम लोगों ने उठा के पानी में डाल दिया। ठीक है, अब हम लोग इसको एक पानी में डाल देते हैं। यहाँ पे जल है, वाटर, ठीक है, हमने इसको पानी में डाल दिया। अब हम लोग वाटर का टेम्परेचर मेजर करेंगे। ये टेम्परेचर जो है ये इसी टेम्परेचर के बराबर आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वापस से हमारा टेम्परेचर जो है वो बैलेंस हो चुका है। नहीं समझ में आया तो फिर से बताती हूँ आपको। मान लीजिए कि पहले इसका तापमान कुछ 10 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, जब हमने ये पैडल से कार्य किया इस पर तो इसका तापमान हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको उठा के पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद इसका जो 15 डिग्री तापमान था वो वापस से हम लोगों ने 10 डिग्री सेल्सियस बना दिया। ठीक है, ये एक प्रकार का थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रही हूँ। एकदम एग्जैक्ट वैल्यू बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बट हमने मान लीजिए कि ये 10 डिग्री सेल्सियस पे वापस से इसको बना दिया तो हमारा जो डेल्टा टी हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, वो हो गया 0 के बराबर। ठीक है, तो ये आपका वापस से आप इसको जब जल में डाल देंगे, वाटर में डाल देंगे, तो इससे एक प्रकार की क्यू को हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है। ये जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने अपनी हीट दे दी वाटर को। ठीक है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया बट ये वापस से अपने उसी टेम्परेचर पे आ गया। तो मतलब जितना कार्य हमने यहाँ पे किया था, जितना कार्य यहाँ पे किया था जिसकी वजह से तापमान में वृद्धि हुई थी, डेल्टा टी बना था, ठीक है, उतना ही क्यू हमने वापस सिस्टम से ले लिया जिसकी वजह से तापमान की वृद्धि वापस से 0 हो गई, कम हो गई। ठीक है, तापमान की वृद्धि कम हो गई। तो ये जो प्रोसेस है इसमें अगर हम लोग नापें कि यहाँ का जो W है जो हमने सिस्टम को दिया और यहाँ का जो Q है जो हमने सिस्टम से लिया, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे या फिर कह सकते हैं लगभग बराबर होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। So for a thermodynamic system which undergoes in a cyclic process, cyclic process कैसे? क्योंकि हमने जितना टेम्परेचर दिया वापस से हमने उतना ले लिया और वापस से हम लोगों ने तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस बना दिया है, तो इसलिए एक साइक्लिक प्रोसेस है। The amount of work from the system is directly proportional to the amount of heat extracted by the system. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, एकदम इक्वल के बराबर नहीं होता है, क्योंकि ये कंप्लीट आइडियल प्रोसेस नहीं होता है। यहाँ पे एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाता है। तो जब भी हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक प्रकार का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग जे कहते हैं। यहाँ पे जूल्स कांस्टेंट कहा जाता है इसको। तो मतलब डेल्टा जूल्स कांस्टेंट, डेल्टा W जो होता है वो हमारा J मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा DW के DQ के बराबर होता है। यहाँ पे D जो है वो चेंज इन वर्क या फिर चेंज इन हीट के बारे में बात कर रहा है। ये आप लोगों को कंप्लीट स्टडी जो है ये आप लोगों की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में है। काफ़ी इजी है ये, अगर आप लोग इसको एक दो बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम पढ़ने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, बट जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे या फिर इस पर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे या फिर कंप्लीट इसको डायग्राम खुद से बना के देखेंगे, आप लोग बैक में जाके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें आप लोगों को एक क्लियर डायग्राम मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो एक क्लियर डायग्राम आप लोगों को मिल जाएगा। बैक जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लोग उसको फिर से समझने की कोशिश करिए, आप लोगों को फर्स्ट लॉ कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। निकाय को दिए गए शुद्ध कार्य की मात्रा निकाय से परिवेश को आंतरिक ऊष्मा की मात्रा के बराबर समानुपाती होती है, चाहे कार्य करने की दर एवं कार्य करने का स्वरूप भिन्न हो। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ कह रहा है कि जो भी हम सिस्टम में W जो भी देते हैं वो उसके Q जो हमने उससे लिया है उसी के बराबर होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन देख सकते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हम लोग ये वैल्यू हटाते हैं तो जब भी इज इक्वल्स टू लगाते हैं तो एक कांस्टेंट हम लोग लगा देते हैं, जैसे कि इस केस में हम लोगों ने J की वैल्यू लगा दी है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब भी हम लोग इज इक्वल्स टू बनाते हैं तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आती है। यहाँ पे जो J है वो एक जूल का कांस्टेंट है, जूल कांस्टेंट। ठीक है,
ये हम लोगों का कंप्लीट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइंड जाके आप लोग फिर से एक बार क्लियरली समझ लीजिए और डेफिनेशन पढ़ लीजिए, आप लोगों को ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पर्टिकुलरली इस लेक्चर में की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक क्विक रिविजन कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा है जो भी हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका वापस से रिविजन किया हमने। फिर हमने जाना कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी में पर्टिकुलरली हम लोगों ने जाना इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी के बाद हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा हीट का भी, हीट और वर्क दोनों का कंसेप्ट पढ़ा, और सिस्टम में जो भी हम लोग वर्क करते हैं उसमें जितना हीट प्रोड्यूस होती है उसके बराबर होता है। मतलब हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जाना कि क्लोज्ड सिस्टम में डेल्टा डब्ल्यू हमारे डेल्टा क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसको जब हम लोग इक्वल्स टू बनाते हैं तो एक जे ऐड हो जाता है इसमें। ये है कंप्लीट हम लोगों का रिवीजन फर्स्ट जो भी हम लोगों का ये जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4। आई होप आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 समझ में आ गया होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, अभी इसका और भी कुछ पोर्शन बचे हुए हैं। इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला मेन आता है वो कैसे बनता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।